एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कम नोटिस पे हमेशा सारे दोस्त मीडिया के आ जाते हैं कवरेज करने। अमीर पर भुट्टो साहब को मैंने ख़ास तौर पे दावत दी, लाड़काना से ड्राइव करके आए हैं, क्योंकि आपको पता है वो आज आखिरी तारीख भी है लोकल बॉडी इलेक्शन की। मेरे ख्याल में घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, 5 बजे बंद हो जाएगा। 3-4 चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं जो मैं समझता हूँ कौम के सामने लाई जाएं, ख़ास तौर पे पूरे सूबा सिंध के हवाले से। एक तो मैं बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करना चाहता हूँ सूबा सिंध की एडमिनिस्ट्रेशन को, सिंध हुकूमत को, और उन पुलिस वालों को, सारे पुलिस वालों को नहीं, उन पुलिस वालों को जो कि गुंडागर्दी में, रियासती दहशतगर्दी में सरे फहरिस्त थे। जो आपने देखा जिस दिन हमारा पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने का दिन था, उस दिन पूरे पाकिस्तान में तो टीयर गैसिंग हुई, और इतनी हुई कि शायद तारीख में कभी ना हुई हो। कराची में यहाँ भी टीयर गैसिंग हुई, शदीद टीयर गैसिंग हुई, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने लाइव बुलेट्स के साथ स्ट्रेट फायर भी किया। निहत्ते लोगों के ऊपर आपके कैमरा की आंख ने कैप्चर किया और पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर चलता रहा कि निहत्ते लोगों पे, बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवानों पे स्ट्रेट फायर किया, खुलेआम, बिला खौफ व झिझक। उसके बाद हमारे घरों पे और ख़ास तौर पे हमारे कारकुनानों के घरों पे पुलिस ने ये छापे मारना शुरू किए, और ये कल रात तक जारी थे। कल रात तक घरों पे छापे मार के और लोगों को अरेस्ट किया गया। ऊपर से दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी गई, यानी कि मुझ पे और बिलाल गफ्फार पे और अरसलान पे और फिरदौस भाई पे और पता नहीं खुर्रम, अली जीजी और जमाल और कुछ वर्कर्स, हम आपको अब दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। यानी कि जो दहशतगर्दी कर रहे थे, जो ज़हर बलोच को प्रोटेक्ट करते रहे, जो 19 मुकदमात में ज़हर बलोच को बरी करा दिया, जो 2 SHO मारे गए, ये मुझे नहीं उससे फ़र्क पड़ता कि वो ज़हर बलोच के हक में गवाही दे रहे थे कि उसके खिलाफ, मारे गए 2। कल 2-3 दिन पहले मुराद अली शाह साहब के हलके में भी एक मर्डर हो गया, एक खातून का। ये सारे तमाशे हो रहे हैं और दहशतगर्दी के मुकदमे बना के हम पे और आप हमारे घर पे छापे डलवा रहे हैं। तो अगर इतनी एफिशिएंसी आपने दिखानी है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, तो जरा नाजिम जोकियों के मर्डरर को भी पकड़ लें। उम्मे रबाब भागती फिर रही है बेचारी बहन हमारी, उसके जो वालिद को और चाचा को कत्ल किया था उनको भी पकड़ लो। जो दो SHO मारे गए कोर्ट से निकलने के बाद उज़ैर बलोच के केस में, उनके कातिल भी पकड़ लो। जो भंड बरादरी के साथ नवाबशाह में हुआ, जो अली हसन जरदारी यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, उनको भी पकड़ लो। इतने क्राइम सिंध में हो रहे हैं, उनको भी पकड़ लो। तुम्हें ये दहशतगर्द नजर आ रहे हैं जो कि पुरअमन लोग हैं? हम पुरअमन एहतजाज करने आए और सुप्रीम कोर्ट ने के अहकामात है, उसके बावजूद तुमने ये किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम पुरअमन थे, हम पुरअमन हैं और हम पुरअमन रहेंगे। लेकिन ये कौम को धक्का दे के जो आप
इस तरफ ले जा रहे हो कि खुदा ना खास्ता कोई फ्रस्ट्रेशन में कानून अपने हाथ में ले ले, अल्लाह ना करे, तो ये क्या इस मुल्क का हाल होगा। दूसरा, 4 अजला में 4 डिविजन्स में लोकल बॉडीज इलेक्शन की नॉमिनेशंस फाइल हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आज आखिरी दिन है। मैं आपको क्लैरिटी से बताना चाहता हूं और इस पर मैं दरखास्त करूंगा ये भी बताएं कि अंदरून सिंध हमारे कैंडिडेट्स को धमकाया जा रहा है, झूठी एफआईआरें काटी जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के हक में आप बैठ जाएं। अगर ये रियासती दहशतगर्दी नहीं है तो फिर और क्या है। यानी कि आप इतना डर गए हो 15 साल हुकूमत करके सूबे में, 15 साल से जुल्म करके सूबे में, कि आप एक अमन पसंद जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, आप उनके सादे कैंडिडेट से इतना डर गए हो कि आप उनको अगवा करा रहे हो पुलिस से। अब मैं पुलिस वालों से भी बात करना चाहता हूं। ये पुलिस वाले, आप पाकिस्तान की पुलिस हो, हिंदुस्तान की पुलिस कश्मीर में नहीं हो, या इजराइल की पुलिस फलस्तीन में नहीं हो, आप पाकिस्तान के पुलिस वाले हो। आप टैक्स के पैसों पे, इस कौम की टैक्स के पैसों पे आपको तनख्वाह मिलती है। जैसे हम जब वजीर थे या एमएनए थे तो हमें भी इधर से मिलती थी। आप किस तरह किसी गलत हुक्म को फॉलो कर सकते हो। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया था ना इसी के ऊपर कि हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स गलत अहकाम ना माने। तो आप मान क्या रहे हो, आप तो मुलविस हो गए हो। आप साथ मिलकर ये काम कर रहे हो, यानी कि आप खुद कानून तोड़ रहे हो, जो आप कानून के रखवाले हो। आपको इसलिए भर्ती किया जाता है पुलिस में कि आप ये डाकुओं की, ये जो बिल्कुल ही जिन्होंने इस मुल्क को लूट लिया, आप उनकी जाके हिफाजतें करो और उनके नाम पे, उनके कहने पे झूठी एफआईआरें काटो और जाके लोगों के घरों में फिर छापे डालो। वो मुझे वो वीडियो, आफ्ताब जहांगीर हमारे एमएनए हैं, उनके घर में कैसे घुसे थे, सैफ के घर में कैसे घुसे थे, दीवारें फलांग के आलमगीर के घर में कैसे घुसे थे, उस सईद आफरीदी के घर में कैसे गए थे और क्यों गए थे। यानी कि आप इससे ज्यादा ब्लेटेंट और नंगी मिसाल रियासती दहशतगर्दी की तो मार्शल लॉ में भी नहीं देखी कभी। और ये कहते हैं हम जमहूरी हैं, 18वीं तरमीम लेके आए हैं। 18वीं तरमीम लेके आए थे तो मैं यहां से लोकल बॉडीज को भी जोड़ना चाहता हूं। फ्लोर ऑफ द हाउस के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, डायरेक्शन का लफ्ज है, इंश्योर, सिंध गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाता है। यह है डिसीजन कि जब तक कानून में अमेंड अनाउंस होने के बाद आईजी सिंध बदल दिया, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। डीसी पे डीसी बदल रहे हैं, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। यानी कि ये ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ पावर कहलाती है ये चीज, ब्लेटेंट यूज। वो कहते हैं ना, चलाया जंगल का कानून है, इंसानों की बस्ती में गिरे हैं मस्जिद और मंदिर तुम्हारी सरपरस्ती में। इस तरह का कानून तुमने चलाना है तो रियासती इदारों को इस्तेमाल करके यूज ऑफ फोर्स, इलीगल ट्रांसपोर्ट। शीशा के शायद किसी रिश्तेदार में खाने बेटे के सामने वो छुप गया था शिकारपुर से, उसको उठा के ले आया, उसको कपड़ा बांध के उसको कुट रहे हैं कि तुम विड्रॉ करो। तो इतना डर किस बात का है। 5 लाख का मजमा नहीं करो। कितनी तुम टीयर गैस, कल तुमने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की टीयर गैस फिर खरीदी है। किसके लिए भाई? 13 करोड़ की, 13 करोड़ की।
13 करोड़ की टीयर गैस फिर खरीदी है कल। किसके लिए? घर में शेल जमा के लगाने, क्या करना है? कुत्तों के बेचारा के लाड़काना में काट जाता है तो वैक्सीन नहीं है, एड्स की वैक्सीन है नहीं, कोविड की वैक्सीन तुमसे लगी नहीं, अस्पताल यहाँ तबाह हो रहे हैं। पुलिस वाले भी बेचारे जिस तरह रह रहे हैं, उनकी गाड़ियां वो तबाह, डीजल भी नहीं उनके पास, कपड़े भी उनके ऐसे, उनके बच्चों की तालीम भी तबाह, तालीम का निज़ाम तबाह, असातिज़ा का तबाह, लेकिन तुम 13 करोड़ की टीयर गैस खरीद रहे हो। ये सादा सादा सीधे सीधे अल्फाज में रियासती दहशतगर्दी है। आखिर में मैं सिंध असेंबली के ऊपर भी बात करना चाहता हूं। देखें, जो अपने अपने कहते थे ना, अपने हैं, वो तो जाके गैरों से मिल गए। वो कहते थे आओ मिलके खाते हैं, उन्हीं के अपने ने एक तकरीर की थी, आओ मिलके खाते हैं, तो वो मिलके चले गए उधर, वही मैनिफेस्टो बना लिया। अब मुझे ये बताएं कि असेंबली का इजलास क्यों नहीं कॉल हो रहा भाई? कब से नहीं हुआ है असेंबली? 3.5 महीने। 3.5 महीने हो गए। मेरे ख्याल में कितने 60-70 दिन रह गए साल में, और 65 दिन रह गए, और कितने दिन बाकी हैं, और दिन ज्यादा बाकी हैं टर्म के अंदर जो असेंबली का। तो ये सिंध असेंबली के अंदर अयाशियां सारे लगा रहे हो, वजीर बन के पीछे आगे मोबाइलें चला रहे हो, अयाशी लगी हुई है। सिंध हाउस में जो तमाशा हुआ वो सारे पाकिस्तान ने नहीं, सारी दुनिया ने देखा। वो सिंध का पैसा है, वो मेरा और आपका जो कैमरामैन बैठे हैं मेरे भाई, आपका भी पैसा है, सिंध के हारियों का पैसा है, जो ट्रांसपोर्ट बेचारा बस चला रहा है उसका पैसा है। इनकी जिंदगियां बेहतर करने के बजाय अपने महलात बार बना के और ये सारा तमाशा लगा के 13 करोड़ की टीयर गैस, आंसू गैस के शेल खरीदने गए। कोई प्रायोरिटी है ही नहीं इस हुकूमत की। 15 साल में जिस हुकूमत ने PFC नहीं किया और झूठ बोलती रही कि जी बड़ा ख़राब है इकोनॉमिक कंडीशन, वो अब आ गया 6% इकोनॉमिक ग्रोथ, वो आ गया कि जी पाकिस्तान 6-7 स्टेप्स ऊपर चला गया है इमरान खान साहब की हुकूमत में टूरिज़म पे। वो आ गया कि 3 ट्रिलियन से लेके 6.25 ट्रिलियन पे टैक्स कलेक्शन हो गया। वो भी पता चल गया कि 24.7 बिलियन की एक्सपोर्ट 32 बिलियन की एक्सपोर्ट पे चलेगी। सब कुछ पता चल गया। वो भी पता चल गया कि टैक्स रिफंड 100%, 150% बढ़ गए। सब कुछ पता चल गया। हाँ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, गन्ने की पैदावार बढ़ गई, कपास की बढ़ गई, चावल की बढ़ गई, सब कुछ ठीक रास्ते पे था। यही प्रॉब्लम थी इमरान खान की कि वो रास्ते पे चीज़ों को ले आए थे और पाकिस्तान के बारे में सोच रहे थे। तो कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि जब हिंदुस्तान सस्ते में रशिया से गैस, तेल और गंदम खरीद सकता है तो हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं खरीद सकते? श्रीलंका ने भी खरीदा, सब खरीद रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ये जो डाकू लुटेरे बैठे हैं ना, साजिशी, ये जो मीर जाफर और मीर सादिक जो बैठे हैं, जो पहले कहते थे NSC से निकलने के बाद कि हाँ मुदाखलत हुई है, यानी कि इंटरफियरेंस हुई है, बाहर की किसी मुल्क ने हमारे यहाँ मुदाखलत की है, यानी कि इंटरफियरेंस की है। फिर असेंबली के फ्लोर पे कहता खड़ा होकर क्राइम मिनिस्टर के धमकी भी थी। अब उर्दू बाजार के पेपर पे अमेरिका लिख के देगा कि हाँ साजिश भी थी। साजिशी तो तुम हो। ये इधर जरदारी बैठा, उधर शहबाज शरीफ और इन दोनों का डैडी उधर बैठा हुआ है नवाज शरीफ, जो वहाँ हुसैन हक्कानी के साथ मिलके जो सारा खेल रचाया। दोबारा खान साहब ने कॉल किया, हम इंतजार कर रहे हैं, हम फिर पुरअमन हैं, हम फिर पुरअमन एहतजाज करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की तरफ देख भी रहे हैं, उनसे इल्तजा भी करते हैं कि हमें पुरअमन तरीके से एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी आइनी हक है। जो सिंध में हो रहा है, अंदरूनी सिंध में, मैं चाहता हूँ अमीर बख्श भुट्टो साहब थोड़ी सी उसके ऊपर वजाहत कर दें प्लीज। बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत ही मुख्तसर गुजारिश करूँगा कि जो अली भाई ने बातें कही, मैं 100% उससे मुत्तफ़िक हूँ।
लेकिन ये बात हैरान करदा नहीं है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत न सिर्फ हर कानूनी, आइनी और अखलाकी हदें पार कर गई है, लेकिन जब से इन्होंने बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की सरपरस्ती कबूल की है, उनकी ग़ुलामी कबूल की है, उसके बाद तो वो इंसानी हदूद भी पार कर गए हैं। जिस वहशियाना अंदाज में पुलिस हमारे वर्कर्स पे कड़क पड़ी है, इसका मिसाल शायद फ़ौजी आमरियत में भी नहीं मिलता। मैं इनको ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत हासिल करना शायद मुश्किल बात है, लेकिन इक़्तिदार खोना बहुत आसान है। एक लम्हे में इक़्तिदार हाथों से निकल जाता है। वो दिन ना भूलें, उस दिन से डरें जब आपको अपने करतूतों का हिसाब किताब देना पड़ेगा, हुक्मरानों को भी और ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स को और ख़ास करके पुलिस को। मैं आपको एक मिसाल दूं, कुछ अरसा पहले रज़ा मोहम्मद शाह पहलवी ईरान का बादशाह था। न सिर्फ बादशाह था पर अपने आप को शहनशाह कहलाता था, यानी बादशाहों का भी बादशाह। फिर जब उसका दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ तो उसे किसी मुल्क में 5 दिन रहने की फुर्सत नहीं मिलती थी। जिस मुल्क में वो दाखिल होता था उधर से उसे धक्के दे के निकालते थे, और उनके आखिरी दम मेरे ख्याल में निकरागुआ में जनरल नोरियागा के पनाह में निकले, और उधर वो जाके मरा और किसी को अब वो याद भी नहीं। अपने हमारे जो मिडल ईस्ट में देखें, जो अरब स्प्रिंग आया आज से 10-11 साल पहले, जो मकबूल तरीन हुक्मरान थे जिन्होंने अपने कौम और मुल्क की खिदमत की, उनको भी मुश्किल दिन देखने पड़े सिर्फ इसलिए कि उनकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं थी, और आवाम उनके पीछे जब निकल पड़े तो फिर कदाफ़ी जैसे कदावर शख्सियतों का जो हाल हुआ वो भी आपने देखा। कल इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, आज नहीं है, इंशाअल्लाह कल फिर होंगे। उस दिन का सोचें अशरफ गनी के साथ क्या हुआ? जब आपके को अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं आपको, शायद आप में से जो बुज़ुर्ग हैं उनको याद होगा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया तो उनके ख़िलाफ़ जो ऑफिसर पुलिस वाले कार्रवाइयाँ करते थे, मेरे वालिद ने ख़ुद मुझे बताया कि जो DIGs और SPs वर्कर्स को गिरफ़्तार करके तशद्दुद करते थे और फिर शाम को उनको फ़ोन करके बताते थे कि आज हमने आपके इतने लोग पकड़े हैं, आज हमने इतने लोग, और उनको वो बुरा भला कहते थे। पीपल्स पार्टी के लीडर गालियां देते थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर हंसते थे कि क्या कर लोगे। फिर जब दौर तब्दील हुआ, हवा का रुख तब्दील हुआ, तो वही ऑफिसर जो फ़ोने करके हंसते थे, उनमें से कईयों को दिल के दौरे पड़ रहे थे, कई बीमारी का बहाना करके अस्पतालों में दाखिल हो गए, कई मुल्क छोड़ के भाग गए, और जो हाथ आए वो जेलों में पड़े रहे। उधर हमारे इलाके में लाड़काना की तरफ उस वक्त के हुक्मरानों का एक चमचा होता था। एक छोटी सी मिसाल दूं मैं इसकी आपको, उसका नाम फ़कीरा था, फ़कीरा के नाम से मशहूर था। तो वो पीपल्स पार्टी के वर्करों का उन्होंने जीना हराम किया हुआ था। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके हर किस्म की अजियत और अजाब पहुंचाता था, गिरफ्तारियां करवाता था।
लेकिन जब दौर तब्दील हुआ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो उसके जो चमचे थे वो सारे उसके पास जाके उसे कहने लगे, ओए फ़कीरे तू ते असां को मरवा छोड़ा। तो फ़कीरे ने जवाब दिया कि मैं को की पता था कि एक गवर्नर थी सी तो दूसरा सदर थी सी। तो मेरे भाई ज़रा होश के नाखुन लो। ये जो लोग आप आज जेलों में डाल रहे हो, जिनके खिलाफ केस दाखिल कर रहे हो, जिनको तुम अजियतें पहुंचा रहे हो, जिनके घरों में तुम छापे मार रहे हो, जिनकी चादर और चार दीवारी को तुम पामाल कर रहे हो, यही लोग कल के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं। इनके सामने आपको जवाबदेह होना है। आप सरकारी मुलाजिम हो, आप कोई अर्श से उतरे हुए आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं हो कि आपका हिसाब किताब नहीं होगा। आपसे बड़ी कुव्वतों का हिसाब किताब हो चुका है इस मुल्क में। अगर एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को फांसी आ सकती है तो तुम तो उसके सामने कीड़े मकोड़े हो, तुम तो एक पाँव के नीचे दब जाओगे। सो इतनी हिम्मत करो कि जितनी तुम आगे चल के हिसाब भी दे सको, उसका जवाब भी दे सको। लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से मैं वकीलों के साथ कोर्ट में जाके रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बहस करके उनका फॉर्म हमने बहाल कराया है, लेकिन ये उनके हथकंडे हैं कि वो नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल करने के बाद FIR करो और फिर उनके फॉर्म्स रद्द करवाओ। कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो अगवा किए गए हैं, अगवा के बाद उनको हमने ज़बरदस्ती जाके बाजियाब करवाया और बाजियाब करके हमने रिटर्निंग ऑफिसर और अदालतों में पेश करके उनसे बयानात दिलवाए कि हमें अगवा करके रखा गया था, इसलिए हम अपनी स्क्रूटनी पे नहीं आ सके और उनके फिर फॉर्म्स बहाल हुए हैं और अभी तक उनकी फरियाद दाखिल नहीं हुई अगवा की। सो ये जुल्म का दौर हमेशा के लिए नहीं चल सकता। इस दौर का ख़ात्मा आने वाला है और इंशाल्लाह जो कल दौर आएगा उसमें जो तूफ़ान की हवाएं चलेंगी, जमहूरियत की हवाएं चलेंगी और हक़ और इंसाफ की हवाएं चलेंगी, उसके सामने ये जालिम खड़े नहीं हो सकेंगे इंशाल्लाह। सवाल है कि हुकूमत जाने के बाद जो है खान साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ था वो हैरत अंगेज तौर पर हमें बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन लॉन्ग मार्च में कारकुनान की कम हाजिरी और एकदम से धरने को ख़त्म कर देने के बाद वो टेम्पो जो है वो हमें टूटता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही अब 6 सुनने में आ रहा है कि 6 दिन मुकम्मल होने के बाद भी शायद कुछ नहीं हो। कब अभी का ऐलान कब करें? देखें, ये वही शहर है जिसमें आज से महीना डेढ़ पहले एक तारीखी जलसा हुआ था। पेशावर में तारीखी जलसा हुआ, लाहौर में तारीखी जलसा हुआ, मुल्तान में तारीखी जलसा हुआ, हर पाकिस्तान के बड़े शहर में तारीखी जलसे हुए। अगर आप निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह फायरिंग की गई, जिस तरह आंसू गैस फेंकी गई, जिस तरह पूरे मुल्क में एक कंटेनर लगा के पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया, ये पाकिस्तानी मेरे आपके जैसे शरीफ लोग हैं, ये तो नहीं असला उठाने वाले लोग हैं। और हमें डर भी ये था कि जैसे खान साहब ने कहा, हो सकता है कुछ इश्तिहाल अंगेज लोग आगे हों। अवाम तो गुस्से में थी, खैबर पख्तूनख्वा में या अंदरून सिंध में, बल्कि कराची में भी। अब तो हर एक के पास ये असला है, खुदा ना खास्ता कोई इधर उधर कर दे तो एक तबाही हो सकता है। इसीलिए दोबारा टाइम दिया गया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दस्तक दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स करे, बताए कि क्या हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस मुल्क में कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो फिर ये राना सनाउल्लाह जैसे कातिल इस तरह की हरकतें ना करें जो करते हैं। तो जो डेट देनी है वो मैंने तो नहीं देनी, वो जब